मॉर्निंग प्राइम स्वाद की बड़ी बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन न्यूज खबर के साथ जिसने देश की सियासी हलचल में एक बार फिर से सरगर्मियां बढ़ा दी है। जी हां, ईडी का नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस जारी किया गया है। ईडी ने आज राहुल गांधी को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया है और सोनिया गांधी को 8 जून को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, फिलहाल राहुल गांधी विदेश दौरे पर है और माना जा रहा है कि जैसे ही वो विदेश दौरे से वापस लौटेंगे उसके बाद वो ईडी के सामने उपस्थित होंगे। राहुल सोनिया को ईडी का नोटिस दिया गया है और उसके बाद से लगातार पूरे देश में हम देख रहे हैं कि सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि हम डरेंगे नहीं, डटकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद बीजेपी भी आड़े हाथों ले रही है कांग्रेस ने। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस लगातार हमने देखा है कि किस तरह से ये कांग्रेस के पीछे पड़ा रहा, एक बड़ा मुद्दा रहा और सोनिया गांधी को 8 जून को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल राहुल गांधी विदेश दौरे पर है और लौटने के बाद ही वो उपस्थित होंगे। आपको बता दें, राहुल और सोनिया को ईडी का नोटिस दिया गया और उसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है पूरे देश भर में। और आज ईडी ने तलब किया है राहुल गांधी को। देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी ईडी के सामने कब तक पहुंचेंगे और उसके बाद क्या कुछ होता है। पूरे देश की नजरें आज इस बड़ी खबर पर टिकी हुई है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी को 2 जून यानी कल और सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के समन पर राहुल ने बाहर होने का हवाला देकर अभी वक्त मांगा है, जबकि सोनिया गांधी 8 जून को पूछताछ में शामिल होंगी। आपको बता दें कि इस केस में ईडी ने कांग्रेस के 2 बड़े नेता पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे को बीते 12 अप्रैल को जांच में शामिल किया था। साल 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। तो एक समय था जब वैक्सीन के लिए हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन अब वैक्सीन एक्सपायर होने की कगार में आ गई है। जी हाँ, ये खबर सुनकर आप भी हैरान होंगे। तो छत्तीसगढ़ में कभी वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को दुनिया भर भी लोग घंटों लाइन में लगे रहते थे और टीका लगवाते थे, लेकिन अब नजारे बदल गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 58 लाख वैक्सीन डोज उपलब्ध है। वहीं सिर्फ रायपुर में ही 96,000 वैक्सीन की डोज बची हुई है। प्रदेश में कोविशील्ड की 31,65,000 और कोवैक्सीन की 19,57,000 डोज बची हुई है। हालांकि हर दिन कोरोना के औसतन 10,000 करीब वैक्सीन डोज लग रहे हैं, लेकिन उपलब्धता के आधार पर खपत नहीं है। लोग वैक्सीन लगवाने ही नहीं पहुंच रहे हैं। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग को अब इसके एक्सपायर होने की चिंता सता रही है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने का कई जतन भी कर चुका है, लेकिन लोग सेंटरों तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। इधर रायपुर में सीएमएचओ ने 100 लोगों की टीम बनाकर घर घर वैक्सीन लगाने भेजा, लेकिन उसका भी फायदा नजर नहीं आ रहा है। बड़े खर्चे के बाद जब आउटपुट नहीं मिला तो उन्होंने मुहिम को बंद करवा दिया। जहां पब्लिक है वहीं पर से हम वैक्सीन लगा दें उन लोगों को, लेकिन लोग अभी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं वैक्सीन लगाने में। और अंत में ये होगा कि वो पूरी की पूरी वैक्सीन एक्सपायरी होके वेस्ट हो जाएगी। तो अभी भी मेरा निवेदन है कि आप लोग वैक्सीन लगवा लीजिए। छत्तीसगढ़ में कोविड की वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सेकेंड डोज के लिए कैंप लगा करके और घरों में जा करके संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कोविन पोर्टल में ऐसी व्यवस्था है कि वैक्सीन का रीलोकेशन हो सकता है ताकि वैक्सीन खराब ना होने पाए। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं स्टार का। बात करेंगे हमारे सहयोगी से जिस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, हमने एक समय देखा कि जब कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए कोरोना सेंटर्स में, वैक्सीनेशन सेंटर्स में लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी, तरह तरह के अप्रोच लगाने पड़ते थे, लेकिन अब 58 लाख वैक्सीन की डोज बची हुई है, लेकिन लोग सेंटर्स तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी वजह देखा जाए तो इसमें लोगों की लापरवाही। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया उन्होंने ये मान चुका है कि शायद अब कोरोना खत्म हो गया है,
लेकिन इसमें एक थोड़ी सी लापरवाही कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की भी कही जा सकती है, क्योंकि जब उन्हें पता है कि 58 लाख वैक्सीन उपलब्ध है तो फिर बूस्टर डोज यानी तीसरी डोज के लिए जो पैरामीटर जो अलाउ कर किया जा चुका कुछ लोगों को लगाने को, तो इसे सबके लिए खोल देना चाहिए, तो कम से कम उस वैक्सीन का उपयोग हो सकेगा। ये एक सुझाव की बात है। जहां तक जागरूकता की बात है तो लोगों में ये डर खत्म हो गया है कि कोरोना खत्म हो गया है, लोग मान चुके हैं कि शायद अब कोरोना नहीं है, इस वजह से लोग अब वैक्सीन लगाने नहीं पहुंच रहे जो बचे हुए हैं। जबकि आपको बता दूं कि खतरा अभी भी बरकरार है, रोजाना हजारों की संख्या में सैंपलिंग हो रही है और उसमें से भी केसेस निकल के आ रहे हैं। भले ही उन केसेस की संख्या फिलहाल सीमित है, लेकिन ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये केसेस कब बढ़ जाएंगे। तो इसलिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जिन लोग अभी वैक्सीन नहीं लगा पाए हैं, चाहे वो फर्स्ट डोज की बात हो चाहे सेकंड डोज की बात हो, और उनको लगवाना अनिवार्य है। और बूस्टर डोज जिन लोगों के लिए अलाउ कर दिया गया है उन लोगों को बूस्टर डोज लगवा लेना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट को अब चाहे राज्य सरकार को ये चाहिए कि वो केंद्र से इसके लिए अनुमति मांगे कि जो वैक्सीन उपलब्ध है यदि उनका उपयोग नहीं किया जाएगा तो वो एक्सपायरी हो जाएंगी और खराब हो जाएंगी। ऐसे में बूस्टर डोज के लिए पोर्टल सभी के लिए खोल देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बूस्टर डोज भी लगवा सकें। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एक खबर हमने ये भी देखी कि बूस्टर डोज के लिए अब जनता को अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, उनको खुद से वो खरीदना पड़ेगा। तो क्या ये भी एक रीजन रहा कि इतनी संख्या में अभी भी वैक्सीन के डोज बचे हुए हैं, लेकिन लापरवाही के साथ कोरोना केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप है और प्लानिंग में गड़बड़ी से कही जा सकती है। बूस्टर डोज के लिए शुरुआत में जब देखा गया था चौथी पीक शायद ऐसा लग रहा था कि पीक आएगी और उसी समय बूस्टर डोज के लिए भी कहा गया था तीसरे बूस्टर डोज के लिए। तो ये उस समय के लिए ठीक था कि जिनको, और क्योंकि वैक्सीनेशन उस समय सीमित थी, ज्यादा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ते गया है और उसके बाद गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जब प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है तो बूस्टर डोज या तो फ्री कर देना चाहिए या फिर कम से कम सभी के लिए खोल देना चाहिए। पेमेंट के लिए भी उन्होंने खोला था, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, आम पब्लिक के लिए आज भी बूस्टर डोज अभी उपलब्ध नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को प्लानिंग में कहीं ना कहीं सोचना होगा। और पहली चीज तो बूस्टर डोज सभी के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए जो जिनको पहली और सेकंड डोज लग चुकी है। साथ ही जो बूस्टर डोज पेमेंट आधार पर की गई है उसको फ्री भी कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर रखा है, तो इसको गवर्नमेंट को अलग से इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं ना कहीं इससे गवर्नमेंट की जो नुकसान है उसको बचाया जा सकेगा। अस्टार, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दी गई, लेकिन उसके बाद कुछ जगह ऐसी भी तस्वीरें हमने देखी कि बच्चे लोग पहुंच तो रहे वैक्सीनेशन सेंटर्स, लेकिन वो सेंटर्स ही बंद है। जैसे कि कुछ सरकारी स्कूलों की अगर बात कर ली जाए, उन्हें सेंटर बनाया गया, लेकिन जब बच्चे पहुंचे तो वो सेंटर ही बंद रहते हैं। तो जैसे कि आप कम्युनिकेशन गैप की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये प्लानिंग भी एक बड़ी वजह कि वैक्सीन इतनी संख्या में बची हुई है कि अब वो एक्सपायर होने की कगार पर। देखिए, स्कूलों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन उस समय तत्काल छुट्टियां लग गई। उसके बाद भी बच्चों को वैक्सीन लगाया जा रहा था कैंप लगा के, लेकिन देखने को ये मिल रहा था कि पर्याप्त संख्या में बच्चे पहुंच नहीं पा रहे थे। वो बाद में ये निर्देश दिया गया था, स्टैंडिंग निर्देश, कि जैसे एक वॉयल में 20 इंजेक्शन हैं, तो जब तक 15 बच्चे या 15 एडल्ट नहीं पहुंच जाते जिनको वैक्सीन लगना है तो वो वॉयल नहीं खोला जाएगा। और बाद में देखने को मिला कि 4-5 बच्चे आ रहे थे, जिस वजह से उन्हें वैक्सीन नहीं लगाई गई और बाद में फिर बच्चे भी आना बंद कर दिए। और यही वजह है कि बिना किसी कारण के सेंटर्स को बंद कर दिया गया और ऐसे में 5-6 बच्चे भी जाते हैं तो वो खाली हाथ लौट रहे हैं और उन्हें सेंटर्स बंद मिल रहा है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर कहा जा सकता है कि भाई यदि आप सेंटर बंद कर रहे हो तो सूचना दे दी जाए कि बगल में सेंटर्स है, वहां पे क्लब कर दिया गया है और लोगों को इसकी थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। तो जो बच्चे नहीं लगा पाए हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप, सिस्टम की लापरवाही और लोगों की भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लापरवाही सामने आ रही है और इसीलिए इतनी संख्या में वैक्सीन डोज यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्सपायर होने की कगार पर पहुंच गई। जरूरत है एक ठोस कदम की, जनता को अवेयर होने की भी। शुक्रिया स्टार पूरी जानकारी देने के लिए। तो आपसे यही अपील हम करेंगे, IBC 24 आपसे यही अपील करता है कि अगर अभी तक आपने वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं ली है तो आप भी सेंटर्स पहुंचिए वैक्सीनेशन के और बूस्टर डोज आप जरूर लगवाइए, क्योंकि बाहर के कुछ देशों में हम देख रहे हैं कि अब कोरोना के केसेस धीरे धीरे फिर बढ़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब रुक कर लेते हैं सनसनीखेज वारदात का।
राजम से बड़ी खबर आपको बता दें, अभनपुर इलाके के थानोद चौक में दिन दहाड़े वारदात हुई है। युवक ने बंद कार के अंदर प्रेमिका का मर्डर कर दिया। दूसरे युवक से संबंध के शक में प्रेमिका का मर्डर किया गया। चाकू से गोदकर हत्या करने के बाद युवक फरार हो गया और अभनपुर पुलिस और एंटी क्राइम स्क्वाड ने गिरफ्तार उस युवक को कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राज्य में दिल दहला देने वाली वारदात। दिन दहाड़े किस तरह से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कार में बंद करता है और फिर दूसरे युवक के संबंध में शक में उस प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या कर देता। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया था। अभनपुर पुलिस और एंटी क्राइम स्क्वाड की टीम तुरंत एक्टिव हुई और उसके बाद युवक को गिरफ्तार किया गया। शादी की बात को लेकर आपस में विवाद हुए हैं और आरोपी ने उसे जान से मारने की नियत से चाकू से उसके गले में मारकर हत्या कर दिया है। रिपोर्ट पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी को रिमांड पे माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी से जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, पूरा मामला क्या है और पुलिस ने कैसे इस युवक को गिरफ्तार किया? जी देखिए, यह पूरा मामला अभनपुर थाना अंतर्गत थानोद ग्राम के पास समीप एक पेट्रोल पंप है, वहां का है। आरोपी युवक जो है युवती के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। युवती जो है कुछ समय से रायपुर में जॉब करती थी, वहां रहती थी और उसके जॉब करने के कारण ही आरोपी युवक को उसके ऊपर शक हुआ और वह उसको ऐसा शक हुआ कि उसका किसी दूसरे युवक के साथ संबंध है। जिस दिन यह घटना हुई, वारदात हुई, उस दिन आरोपी युवती ने आरोपी युवक ने उसे उसकी नानी के घर ले जाने के लिए अपनी कार में बिठा करके जा रहा था। उसकी कार जो है थानोद चौक के पास पेट्रोल पंप के पास खराब हो गई। खराब होने के बाद पुनः जो है आरोपी युवक ने जो है युवती से अपनी शादी की बात छेड़ी और उसी बात में गर्मा गर्मी और बहस के बीच उन दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसमें आवेश में आकर के युवक ने जो है अपने पास रखे हुए सब्जी काटने के चाकू से युवती की जो है गोद करके हत्या कर दी। जी, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए नीरज। नया रायपुर के अभनपुर इलाके में 10 मई को एक व्यक्ति की लाश मिली थी। लाश निमोरा गांव के रहने वाले कार्तिक की थी। कार्तिक उस युवक का भाई था जिसने कुछ दिन पहले एक नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया था। मृतक लड़की के पिता को लड़की के भाग जाने पर ताना मारा करता था, जिससे परेशान होकर लड़की के पिता ने कार्तिक की चाकू मारकर हत्या कर दी। दूसरी घटना भी अभनपुर की है, जहां थनौद चौक पर खड़ी कार में मिली युवती की लाश ने सनसनी फैला दी। प्रेमी ही युवती का हत्यारा निकला। उसे शक था कि रायपुर में नौकरी करने आई उसकी प्रेमिका का किसी दूसरे युवक से अफेयर है। फिलहाल पुलिस ने दोनों हत्यारों को जेल भेज दिया है, लेकिन आए दिन राजधानी में बढ़ता क्राइम कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। तो ये कुछ ऐसी वारदातें जो एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि क्या अब लोगों में कानून का खौफ नहीं है। चलिए बढ़ते आगे, अब आपको एक ऐसी खबर सुनाते हैं जिसको सुनकर शायद आपको भी हैरानी हो। अक्सर हमने सुना है कि पुलिस चोर को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन इंदौर में एक ऐसा वाकया सामने आया कि जहां पर पुलिस को चोर की जान बचानी पड़ी। जी हां, तो इंदौर में एक चोर ने पुलिस को देख करके दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। घटना मल्हारगंज थाना क्षेत्र की है। युवक चोरी करने घर में घुसा था, तभी घर में सो रही महिला जाग गई। इसके बाद युवक छत पर चढ़ गया। महिला ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो चोर छत पर जाकर छुप गया। जब पुलिस छत पहुंची तो चोरी की नियत से घुसा शख्स छत की रेलिंग पर चढ़ गया और ऊपर से छलांग लगाने की धमकी देने लगा। पुलिस ने समझाइश भी दी, लेकिन वो नहीं माना। पुलिस और परिवार के लोग जब उसे पकड़ने के लिए छत पर पहुंचे तो उसने ऊपर से ही छलांग लगा दी। उसे पुलिस ने सड़क पर कंबल फैलाकर बचाया। इस घटना के दौरान बिल्डिंग के नीचे खड़े लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये अजीब वाकया हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये किसी के रेस्क्यू की तस्वीरें नहीं है, बल्कि चोर को पकड़ने वाली तस्वीरें हैं। जी हाँ, ये पूरी घटना इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र की है। दरअसल ये जो युवक जो आपको ऊपर से कूदता हुआ नजर आ रहा है, ये युवक इसी घर में चोरी करने के इरादे से पहुंचा था और जब घर की महिला ने इसे पकड़ा तो ये छत में छुप गया और जैसे ही पुलिस आई, पुलिस को देख करके इसने छत से छलांग लगा दी और उसके बाद पुलिस और आसपास के लोगों को चोर की जान बचाने के लिए नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे लोग खड़े हुए हैं और बाकायदा नीचे उन्होंने कंबल फैला करके
के रखा हुआ था और जब चोर ने ऊपर से छलांग लगाई तो उस कंबल में उसे बचाया गया, उस कंबल के जरिए उसकी जान बचा ली गई। तो एक अजीब वाकया जहां पर चोर पुलिस को पकड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसके बाद पुलिस को ही चोर की जान बचानी पड़ी। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं रायपुर की। जाको राखी साइया मार सके ना कोई, इसी कहावत को चरितार्थ करने वाला एक मामला रायपुर में सामने आया। शहर के मंदिर हसौद इलाके में आरंग रायपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन 1 साल के मासूम को खरोंच तक नहीं आई। घटनास्थल की तस्वीरें दिल दहला देने वाली थी। मां बाप के शवों के बीच मासूम बैठा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को अपने कब्जे में लिया। मृतक की पहचान टिकारी गांव निवासी राजेंद्र साहू के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। ड्राइवर की गिरफ्तारी हो गई है। कारी गांव के राजेंद्र यादव और उसकी पत्नी और छोटा बच्चा बाइक में आ रहे थे। पीछे से 4 पहिया वाहन ने इनको ठोकर मार दिया था, जिससे मौके पर ही पति पत्नी की मृत्यु हो गई। बच्चा ठीक है, अभी अस्पताल में इलाजरत है और इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करेंगे माफियाओं की दबंगई की। जी हां, बैतूल में एक बार फिर से रेत माफियाओं की दबंगई सामने आई है। रेत माफिया ने महिला बीट गार्ड ललिता धुर्वे को कुचलने की कोशिश की। इसके बाद भी महिला बीट गार्ड ने साहस का परिचय दिया, लिहाजा रेत माफिया ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गए। बता दें कि जिले की घोड़ा डोंगरी स्थित वन विभाग के नाके पर जांच के दौरान अवैध रेत लेकर जा रहे माफिया ने जब भागने की कोशिश की तो महिला बीट गार्ड ने दौड़ लगाकर ट्रैक्टर चालक को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान ट्रैक्टर चालक ने बीट गार्ड को कुचलने की कोशिश की, लेकिन महिला बीट गार्ड का हौसला देखकर रेत माफिया मौके से फरार हो गया। वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार और ट्रक में भिड़ंत हुई है और इसके बाद महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक युवक घायल बताया जा रहा है। घाटी गांव थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है ट्रक और कार में टक्कर हुई, रफ्तार का कहर, महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई और एक घायल बताया जा रहा है। घाटी गांव थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी महेंद्र से। महेंद्र, कैसे यह हादसा हुआ और एक जो युवक घायल बताया जा रहा है, उनकी स्थिति कैसी है? जी, मैं बता दूं, ये घाटी गांव के सिरसा गांव हाईवे के पास, जो कि भोपाल से परिवार के लोग ये सदस्य बताए जा रहे हैं, जो कि भोपाल से ग्वालियर वापस आ रहे थे। यहाँ पर जो 13 दिन का करीब 4 या 3 बजे के करीब ट्रक से एक एक्सीडेंट हुआ है। जो कार से सवार थे और इसमें जो 3 लोग थे, जो 70 साल की विद्या देवी करके महिला है और भगवती प्रसाद जो कि उनके बेटे हैं जो 51 साल के, उनकी और साथ ही वो जो उनके साथ के थे एक अशोक करके इनके साथ और व्यक्ति थे जो कि 44 साल के थे। उनके तीनों की मौत हो चुकी है और एक जो उनके मनोज थे उनकी गंभीर हालत है। तो वहाँ के परिवार के लोग उनको दिल्ली लेके रवाना हुए हैं। यहाँ पर उनका इलाज, जो उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वही पुलिस ने जो ट्रक चालक था, ट्रक को गिरफ्तार कर लिया। चालक अभी ट्रक को छोड़ के वहाँ से फरार हो गया था। पुलिस ने उसको बरामद कर जो जब्त कर लिया है और ट्रक चालक की भी तलाश शुरू कर दी। बता दूं कि ये थाटेपुर के रहने वाले हैं और इनके एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए महेंद्र। तो ग्वालियर में ये दर्दनाक हादसा हुआ और हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो एक युवक जो घायल बताया जा रहा है उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है। उस युवक की भी हालत गंभीर बनी हुई है और IBC 24 का परिवार भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता है। घाटीगांव थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई और ये हादसा इतना भयानक था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। उम्मीदवारों को अब अपने आपराधिक प्रकरण की जानकारी देनी होगी। आपको बता दें, कल ही नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा की गई है। शपथ पत्र में अब उम्मीदवारों को अपने अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही अगर आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो उसकी जानकारी देनी होगी और अगर झूठा शपथ पत्र दिया जाता है तो 6 महीने की सजा होगी, 25,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। शिकायतों के लिए आयोग ने कंट्रोल रूम बनाया है और फोन नंबर की भी हम आपको जानकारी दे दें। फोन नंबर 0755-255-1076 पर शिकायत की जा सकती है। तो पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय की अब जो बिगुल है वो बच चुका है। चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है और उसके बाद अब आगे के दिशा निर्देश लगातार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए जा रहे हैं।
तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रदेश में चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 जुलाई और दूसरा चरण 13 जुलाई को होगा। पहले चरण के नतीजे 17 जुलाई और दूसरे चरण के नतीजे 18 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की कुल 347 निकायों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 133 और दूसरे चरण में 214 निकायों पर वोटिंग होगी। चुनाव के लिए प्रदेश में 19,977 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए 87,937 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस निर्वाचन में जो नगरीय निकायों और उनमें पदों की संख्या है वो इस प्रकार है। नगर पालिक निगम 16, इसमें 884 वार्ड हैं, यानी 884 पार्षद चुने जाएंगे। नगर पालिका परिषद 76 हैं, इनमें 1795 वार्ड हैं। और अब आपको बताते हैं शिवलिंग की महिमा। जी हां, राजनांदगांव के बर्फानी धाम स्थित मां पैताल भैरवी मंदिर में अब 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ श्रद्धालुओं को पारद धातु के शिवलिंग के दर्शन भी होंगे। यहां 151 किलो के पारे का शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा जुलाई में 9 जुलाई से 12 तारीख के बीच समारोह पूर्वक होगी। पारे से बने 151 किलो वजनी ये शिवलिंग प्रदेश में पहली बार स्थापित हो रहा है। आपको बता दें, शिवलिंगाकार मां पाताल भैरवी मंदिर के पाताल लोक में मां पाताल भैरवी की प्रतिमा है। वहीं भूलोक में राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, 10 महाविद्या और आकाश लोक यानी सबसे ऊपर भगवान भोलेनाथ और 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ऐसे हरिद्वार उत्तराखंड से 151 किलो का पारे का शिवलिंग आया है। इनका 9 जुलाई से 12 जुलाई तक प्राण प्रतिष्ठा होगा और इसका प्रतिष्ठा होना मात्र से जन कल्याण और जिसको भी जो तकलीफ है, जो भक्तों को जन कल्याण के लिए इसकी प्रतिष्ठा हो रही है। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।